हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हमें प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें स्फेरिकल मिरर से पहले कि कर्व मिरर। तो देखिए, अगर कर्व मिरर की बात करें तो कर्व मिरर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कर्व मिरर या फिर इसी का नाम हो जाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, हमारे बुक में इसी पे बेस्ड ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग आप लिखिए कॉनकेव मिरर। तो इसमें लिखना शुरू करिए। लिखिए, इफ़ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस from the inner surface of a spherical mirror, then the mirror is called concave mirror। ठीक है, अब देखिए, हमें कॉनकेव मिरर के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कॉनकेव मिरर आखिर होता कैसा है। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर में ये बोल रहा है कि अगर रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक, अब देखिए, जैसे हमने ये पॉलिश कर दी तो पॉलिश हमने आउटर साइड में किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रे ऐसे आती है और इससे टकराने के बाद इस तरीके से मुड़ जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? इनर पोर्शन से। ठीक है, इनर सरफेस से। तो ये मिरर जो है, इसी मिरर का नाम हो जाता है कॉनकेव मिरर। ये बात समझ में आ गई? अगर रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर देखिए क्या होता है, तो आप इसमें लिखिए इफ द आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर acts as a reflector, then the mirror is called convex mirror। अब यहाँ पे समझिए कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखिए, जैसे ये एक मिरर है, इसमें अगर हमने पॉलिश इनर साइड में कर दिया, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टर सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आउटर साइड है, तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इस टाइप के मिरर को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, अगर कोई ये लाइट रे आ रही है और यहाँ से टकरा रही है तो टकराने के बाद फिर से ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये आउटर सरफेस से टकरा रही है, तो इसीलिए इस टाइप के मिरर का नाम हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आई? तो ये था मिरर के टाइप। अब हमें देखिए कुछ और टर्म्स पढ़ने हैं, तो आप हेडिंग लिखिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए। यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो मिरर होता है वो एक स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है। जो मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, वो किसी स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है। जैसे ये एक स्फेरिकल ग्लास था, इस स्फेरिकल ग्लास को हमने ऐसे काट दिया। ठीक है, काटने के बाद ये हमने ऐसे इधर को ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए, अगर हम पॉलिश इस साइड से कर देते हैं तो ये जो मिरर है
ये मिरर बन जाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी मिरर को पॉलिश अगर इनर साइड से कर देते हैं तो इसी मिरर का नाम हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब ये होता है कि पॉलिश करके हम किसी स्फेरिकल मिरर को हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? किसी भी मिरर को पॉलिश के हिसाब से ही, पॉलिश करने के हिसाब से हम ये बोलेंगे कि ये कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब चलिए हेडिंग लिखिए। हेडिंग है टर्म्स रिलेटेड टू, टर्म्स रिलेटेड टू, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। टर्म्स TERMS, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये हमारी हेडिंग थी, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है। तो एक तरफ से आप लिखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे पोल की, कि पोल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखिए पोल, फिर सेकेंड आप लिखिए, तो सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेकेंड लिखिए प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थर्ड है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये है। फोर्थ हम लिखेंगे, तो देखिए फोर्थ हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जानना होता है। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ हमें पढ़ना होता है अपर्चर, अपर्चर, हम ये जानेंगे कि अपर्चर किसे बोला जाता है, अपर्चर होता क्या है, ठीक है। सिक्स्थ की हम बात करेंगे, इसका नाम होगा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसे बोलेंगे अपन प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके बाद देखिए सेवेंथ नंबर की बात है, तो ये होता है फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। तो हम ये समझेंगे कि फोकल प्लेन क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। इसके बाद 8 नंबर है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये है, ठीक है। तो हमें इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, ये रिलेटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हमें ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में या कर्व मिरर में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि ये टर्म्स आपने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे समझिए। देखिए जितने टर्म्स हमने अभी देखे हैं वो यहीं से आएंगे। जैसे ये एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, इसी से हम काट के अपना मिरर बनाते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल ग्लास का ये सेंटर है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, फिर इसको ऐसे अगर मिला देते हैं यहाँ से, तो ये बन जाता है इसको हम बोलते हैं पोल, इसको हम बोल देते हैं पोल। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको इतने पार्ट को बाहर आउटर साइड से पॉलिश कर दी है, ठीक है। आउटर साइड से पॉलिश करते हैं, अब समझिएगा ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बोला जाता है पोल, इसको क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई एक लाइन जाती है जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब समझिएगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट आता है जिसे बोला जाता है फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस। ये एकदम C और P के मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में ही होता है फोकस। ये बात समझ में आ गई? तो हम क्या क्या समझ गए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है, पोल कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोला जाता है, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे डिनोट किया जाता है R से, जिसे डिनोट करते हैं R से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस की अगर बात करें तो प्रिंसिपल फोकस इसे ही बोला जाता है, ये भी ठीक है। फोकल प्लेन की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम ये जो फोकस से अपन ऐसे समझ लीजिए
कि इसके पहले अपर्चर समझिए। तो देखिए जहाँ तक हम रेज को ऐसे प्राप्त कर पाते हैं या जहाँ तक इस मिरर से, स्फेरिकल मिरर से जहाँ तक रेज आके टकराती है, इसी प्लेन को बोला जाता है अपर्चर। इसी प्लेन को क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ ये भी हो गया, इसके बाद फोकल प्लेन। अच्छा, फोकल प्लेन की अगर बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से एक प्लेन जो मिलेगी ना, इसी का नाम फोकल प्लेन भी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लिखना शुरू करिए। तो इसमें देखिए रिलेटेड टर्म्स हमें लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सबसे पहले ये लिख लीजिए। तो लिखिए द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर, द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ विच, द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, the mirror is a part is called the center of curvature of the mirror, is called the center of the curvature of the mirror, is called the center of the curvature of the mirror। ठीक है, नीचे एक एरो लगाइए, लिखिए it is denoted by, it is denoted by कैपिटल C। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन कैसे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकेंड हेडिंग हमारी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखिए इसमें द रेडियस ऑफ द होलो स्फेयर, द रेडियस ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज, of which mirror is a part, of which mirror is a part, is called the radius of curvature of the mirror, is called the radius of curvature of the mirror। ठीक है, अब नीचे एरो लगाइए, लिखिए it is denoted by कैपिटल R। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए थर्ड, पोल। थर्ड है हमारा पोल। अब हम ये समझेंगे कि पोल किसे बोला जाता है। ठीक है, तो लिखिए द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। हाँ ठीक है, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, इज कॉल्ड इट्स पोल। अब नीचे एरो लगाइए, इट इज डिनोटेड बाई पी, इट इज डिनोटेड बाई पी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला था कि द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब देखिए जो ये मिरर था, इस मिरर का जो सेंटर होता है, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, इसी को बोला जाता है पोल। ठीक है, या दूसरी लैंग्वेज में अपन ये बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल PAL लास्ट में ये होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। लिखिए द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, the straight line passing through the center of curvature, the straight line passing through the center of curvature, center of curvature ब्रैकेट में C लिख लेंगे, and pole के ब्रैकेट में P लिख लेंगे आगे, and pole of a spherical mirror, pole of a spherical mirror is called the principal axis of mirror, is called the principal axis of the mirror। ठीक है, अब यहाँ से समझिए
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को ही बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग होगी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लिखिए सॉरी, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। देखिए फोकल लेंथ की बात करें तो पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को ही बोला जाता है फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। तो लिखिए द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल के आगे ब्रैकेट में P लिख लेना, पोल टू द प्रिंसिपल फोकस, टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के आगे ब्रैकेट में F लिख लेना। ठीक है, टू द प्रिंसिपल फोकस, फोकस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड, ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हो गया। अब नीचे एरो लगा के लिखिए इट इज डिनोटेड बाई, ऐसे एरो लगाइए, लिखिए इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। तो जो फोकल लेंथ होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी टर्म हो गया। अब देखिए नॉर्मली इसमें इतने टर्म्स आप याद रखिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए इतना कॉपी करिए, कॉपी हो गया। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं एक नोट लिखिए, इसके बाद नोट में लिखिए, बस अभी आप लिखते जाइए। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट लिखिए, अच्छा फर्स्ट लिखिए क्या, चलिए नोट हटाइए। चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप देखिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। तो रिलेशन हमें किस में बताना है, हमें बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर में, और बताना है फोकल लेंथ यानी एफ में। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मान लीजिए कोई स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसकी बात करें कि ये C है तो C और ये P है, तो C और P के बीच की डिस्टेंस को बोलते थे R। ठीक है, फोकस जो होता था वो इसके बीच में होता था, C और P के बीच में F होता था, और F और P के बीच की डिस्टेंस को बोलते थे F, स्मॉल f, जिसे बोला जाता है फोकल लेंथ। तो देखिए जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो F होता है वो R/2 होता है। तो ये होता है रिलेशन F और R के बीच में। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखिए। ठीक है, अगर कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है और हमसे फोकल लेंथ पूछता है तो F = हम R/2 करके फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद एक और रिलेशन आता है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये कोई स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, यहाँ पे ये कोई स्फेरिकल मिरर और इसका नाम कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन इनर साइड से हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज मान लीजिए कहीं और बन रही है। सपोज कर लेते हैं कि इमेज इसकी बन जा रही है अरे यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए कि इसकी इमेज बन जा रही है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है,
ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये होती है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ऐसा। अब पोल से जो भी डिस्टेंस इसमें मेज़र करनी होती है वो सारी की सारी डिस्टेंस हम पोल से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसे हम u से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये बात समझ में आई कि u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इमेज से और पोल के बीच की डिस्टेंस, तो इसे डिनोट किया जाता है v से। किससे डिनोट करते हैं, v से। तो हम v को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यानी कि पोल से ये होती है इमेज की डिस्टेंस, जिसे डिनोट किया जाता है v से। ठीक है, एक चीज़ और इसमें आती है f, जिसका नाम होता है फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में एक रिलेशन होता है, तो आप हेडिंग लिखिए। अच्छा, ये इसके ऊपर आप पहले ही हेडिंग लिख लीजिए कि रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच की डिस्टेंस के बीच हमें रिलेशन बताना है। रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रखिएगा कि u, v और f में क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू होता है 1/f। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को रखते हैं विद प्रॉपर साइन, तो हम रखेंगे इसमें जो भी होगा उसको विद प्रॉपर साइन, हम प्रॉपर साइन के साथ इसको रखेंगे। ठीक है, अगर v की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो v की वैल्यू हम निगेटिव रखेंगे, u की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो निगेटिव रखेंगे, अगर f की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे। मतलब इस फॉर्मूले में अगर हमें इन सब को रखना होगा तो हम प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ से और ध्यान रखिए। चलिए, इन सारी चीज़ों को अपन इरेज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को नहीं, बस इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक शॉर्टकट चलता है। ठीक है, हालांकि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने क्लास के अंदर जलवा दिखाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है, हम मान लीजिए हमसे पूछता है डायरेक्टली, सपोज कर लीजिए कि ऐसे कि u दे दिया है और v दे दिया है, मतलब u v दिया है और हमसे पूछ रहा है, ये है गिवन और हमसे पूछ रहा है कि बताइए फोकस कितना होगा। मान लीजिए कि हमें कोई स्फेरिकल मिरर दे दिया गया है, उसमें u और v की वैल्यू दे दी गई है और पूछ रहा है कि इस स्फेरिकल मिरर का फोकस कितना होगा। अगर हमसे ऐसे क्वेश्चन करता है तो इसका आंसर कैसे देते हैं, अब ये समझिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला था। यहाँ से हमें f की वैल्यू डायरेक्ट बतानी है, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा uv। ठीक है, v से इसमें डिवाइड करेंगे तो u बचेगा, तो u का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो u आ जाएगा, प्लस u से इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, v बचेगा तो v से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/f। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे होगा कि u प्लस v अपॉन uv इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि f की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए इन सबको पलट दीजिए, इन सबको पलट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा uv अपॉन u प्लस v इज इक्वल टू f। यानी कि अगर हमें u और v दे दिया है और फोकस पूछता है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं
कि f इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला फोकस का। तो देखिए ऐसा नहीं कि आप इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए हमें एलसीएम वगैरह लेने में कुछ टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली ये पता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और फट से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जलवा ही जलवा। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया। अब मान लीजिए हमें v और u अलग अलग पूछ देता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर से ये समझिएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से समझिए, देखिए मान लीजिए कि इस बार गिवन है हमें u और f गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि v की वैल्यू कितनी होगी। मतलब हमसे बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मिरर से इतनी दूरी पे है और उसका फोकल लेंथ इतना है, तो बताइए उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, अभी देखिए, अभी समझिए ये कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद और चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बता दिया था तो मैंने सोचा यही सब निपटा देते हैं। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए u और f हमें दिया है तो u को हम इधर लाते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा कि ये दिया है 1/v इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लेंगे एलसीएम, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो uf एलसीएम आएगा। ठीक है, अब f से u इसमें डिवाइड करेंगे तो f कैंसिल हो जाएगा लेकिन u बचेगा, तो u का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो u आएगा। देखिए बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, u से इसमें डिवाइड करेंगे तो u कैंसिल होगा और f बचेगा, तो f का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा f। ठीक है, अब समझिए कि 1/v इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन uf। लेकिन समझिए कि हमें v कैलकुलेट करना है तो हम इसे पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो डायरेक्टली याद रखिएगा, याद कैसे रखेंगे कि v इज इक्वल टू uf। देखिए u और f गिवन है तो uf अपॉन u माइनस f, नॉट f माइनस u। हमेशा क्या होगा u माइनस f, u माइनस f, u माइनस f। बात समझ में आ गई, ये होगा। अब देखिए इसी तरीके से ये हमारा सेकेंड था। थर्ड मान लीजिए हमें दे दिया है v और f दे दिया है, ये गिवन है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि u की वैल्यू क्या होगी। तो u कैसे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। इस बार ये और ये दिया है, ये पूछ रहा है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो v और f का एलसीएम vf आएगा, f से कैंसिल करेंगे तो f कैंसिल, v बचेगा, तो v का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो v, बीच में माइनस तो माइनस, v का इसमें डिवाइड करेंगे f बचेगा, तो f का 1 में तो ये आ जाएगा f। ठीक है, तो 1/u इज इक्वल टू v माइनस f अपॉन v f आ जाएगा। अब दोनों को क्या करिए, पलट दीजिए, दोनों को जब पलटेंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा vf अपॉन v माइनस f, ये आ जाएगा u और v के बीच में, सॉरी v और f के बीच, अगर ये गिवन है तो u की वैल्यू इतनी होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर देखिए हमें पता है कि u और v दिया हो और f पूछे तो f बराबर होता था uv अपॉन u प्लस f, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि u और f दिया हो तो v इज इक्वल टू uf। देखिए ऊपर uf है और u माइनस f है, यहाँ पे v माइनस f है, v माइनस f। तो ये और ये दोनों याद करना बहुत आसान है और ये भी आसान है, तो आप ये तीनों के तीनों याद कर लेंगे तो जो क्वेश्चन आपसे कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट लेने वाला होगा वो आपसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद एक और हेडिंग लिखिए जिसका नाम है मैग्नीफिकेशन। अब हम समझ लेते हैं लगे हाथ कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है
और मैग्नीफिकेशन का आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो लिखिए मैग्नीफिकेशन, लिखिए द रेशियो ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, the ratio of size of image to the size of object, to the size of object is called as magnification, is called as magnification, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है वही कहलाता है मैग्नीफिकेशन, वही कहलाता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन एक तरीके से और होता है कि V अपॉन U इज इक्वल्स टू ऑल्सो मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन वो ध्यान रखिएगा वो होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो इसका जो रेशियो होता है वो मैग्नीफिकेशन होता है। तो बाय डेफिनेशन ये है, एक और इसमें होता है कि माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ से, फ्रॉम द पोल, अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। अच्छा इसमें समझिए एक चीज़ और कि मैग्नीफिकेशन को डिनोट किया जाता है m से, इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज बोथ आर सेम। तो साइज ऑफ इमेज कितना है hi, तो हम लिखेंगे hi अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ho, तो लिखेंगे ho इज इक्वल्स टू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो देखिए पोल से इमेज की डिस्टेंस v है, तो v अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u आपको याद रखना है, ठीक है। तो पावर ऑफ इमेज, ये भी हेडिंग लिख लीजिए, पावर ऑफ इमेज। अब समझिएगा कि पावर ऑफ इमेज होती क्या है। तो हम यहाँ पे पावर ऑफ इमेज, सॉरी पावर ऑफ मिरर, सॉरी पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर। अब इसमें ये समझिएगा कि पावर ऑफ मिरर को डिनोट किया जाता है P से, और ये होता है P इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। जैसे अगर कोई मिरर है उसकी फोकल लेंथ दी हो तो हम उसका पावर बता देंगे, तो 1 अपॉन f, तो P इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन f, यही होता है पावर ऑफ मिरर, ठीक है। अच्छा अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होती है इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है D से। तो मिरर के पावर की यूनिट होती है डायोप्टर और P इज इक्वल्स टू होता है माइनस 1 अपॉन f, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो गया। इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए, और समझ क्या लीजिए, लिख लीजिए नोट। हम बात करने जा रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो लिखिए कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, नोट में आप लिखिए फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है इस चीज़ से।
तो देखिए अगर हम किसी प्लेन मिरर की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, प्लेन मिरर में हमें ये पता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक रिलेशन देख सकते हैं, जैसे देखिएगा कि अगर हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे ये प्लेन मिरर था तो हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा तो इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। अगर यहाँ से ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखनी होती है कि अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इधर का साइड जो होता है पॉजिटिव होता है और इधर का साइज निगेटिव होता है। तो अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये चीज़ आप दूसरे तरीके से समझिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है, ये किसके द्वारा बन रहा है, ये प्लेन मिरर के। तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस तो u होगी और इमेज की पोल से डिस्टेंस v होगी, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है कि u जो है वो निगेटिव वैल्यू है। आप ये समझिए कि इसके इस साइड निगेटिव है और इसके इस साइड पॉजिटिव है। आप ध्यान दीजिए, अभी बाद में ये चीज़ समझेंगे। लेकिन v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन u और v दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो u और v आपस में बराबर हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब यही चीज़ देखना है कि u इज इक्वल टू माइनस v हमारे इस फॉर्मूले से आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए हमने अभी देखा कि जो f होता है वो प्लेन मिरर का कितना होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 1/0 के बराबर, ठीक है। 1/0 के बराबर होती है इनफाइनाइट की वैल्यू। अब देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/1/0। तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0 ऊपर चला जाएगा तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसको हम इधर भेज सकते हैं, तो 1/v या फिर हम ऐसे बोलते हैं 1/u, v को इधर भेज दें, इज इक्वल टू माइनस 1/v, ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों को इस तरीके से पलट दीजिए तो u इज इक्वल टू क्या, माइनस v आया, बिल्कुल आ गया। तो ये प्रूफ हो रहा है कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। ओके, चलिए ठीक है, ये भी हो गया हमारा। चलिए हेडिंग लिखिए। हेडिंग है इमेज ट्रेसिंग, इमेज ट्रेसिंग, TRACING, इमेज ट्रेसिंग। इमेज ट्रेसिंग, इमेज कैसे फॉर्म किया जाता है वो चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी स्फेरिकल मिरर द्वारा या किसी प्लेन मिरर द्वारा अगर इमेज हमें बनानी है तो हमें कितनी बातें पता होनी चाहिए या क्या हमारे पास होना चाहिए, हम वो चीज़ देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखिए कि कंसीडर एनी टू लाइट रे, ये तरीका है, ये तरीका है, तो तरीका आप लिख लीजिए। कंसीडर एनी टू लाइट रे, एनी टू लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये है। आप अभी लिखिए, बाद में समझ में आ गया। सेकेंड लिखिए, अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन ईच ऑफ देम, अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन ईच ऑफ देम, ऑन ईच ऑफ देम, ठीक है। थर्ड लिखिए, फाइंड द मीटिंग पॉइंट, फाइंड द मीटिंग पॉइंट और इंटरसेक्शन ऑफ दोज रिफ्लेक्टेड रे, या इंटरसेक्शन ऑफ और इंटरसेक्शन ऑफ दोज रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। मतलब समझिए कि अगर हमें कोई इमेज बनानी है किसी भी मिरर के थ्रू तो कम से कम 2 रे हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें ये भी देखना है
कि दोनों रे मीट कर रही हैं कि नहीं मीट कर रही हैं। और जहाँ पे दोनों रे मीट करती हैं या मीट करती हुई लगती हैं, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो इमेज बनेगी, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इमेज नहीं बनेगी। ठीक है ये बात। चलिए फिर से हेडिंग लिखिए। और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यह हमारी हेडिंग है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, ray parallel to principal axis passes through focus, passes through focus after reflection, after reflection। ध्यान से समझिएगा, इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई रे है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर कोई रे है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस यही है, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होती है? फोकस से। इसका मतलब ये क्या है? फोकस है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमसे ये बोल रहा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। ठीक है, होती है या होती हुई लगती है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर था, तो कॉनकेव मिरर में पास होती है, लेकिन ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखें, ये कोई रे है आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये इससे टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये देखिए, इसको हम पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब बढ़ाएंगे तो ये देखिए ऐसे लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है। ये पास हो नहीं रही है, लेकिन लग रहा है कि ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? फोकस। तो या तो फोकस से पास होती है या फोकस से पास होती हुई लगती है। बात समझ में आई? चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए। रे पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग थ्रू फोकस will become parallel to principal axis, parallel to principal axis, parallel to principal axis after reflection, after reflection, after reflection। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, इस बार ये बोल रहा है कि अगर कोई रे है और वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी? ठीक है, तो देखिए जैसे ये कोई यहाँ से ले लीजिए, कोई रे है ऐसे आई और ये प्रिंसिपल फोकस से ऐसे गुजर रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है या हो जाती है। अब इसमें देखिए, जैसे ये कोई रे आ रही है, ठीक है, आ तो रही है, लेकिन ये लग रहा है ना कि आ रही है तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। इसका मतलब ये फोकस है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। रे इंसिडेंट ऑन पोल, रे इंसिडेंट ऑन पोल, रे इंसिडेंट ऑन पोल, रे इंसिडेंट ऑन पोल। पोल
के आगे ब्रैकेट में आप P लिख लीजिएगा, पोल के आगे ब्रैकेट में P लिखिए, ठीक। पोल ब्रैकेट P रिफ्लेक्टेड मेक्स इक्वल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जैसे समझिएगा कि अगर कोई एक रे आ रही है और ये पोल पे टकरा रही है, तो जैसे पोल पे टकराएगी, पोल पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस ये रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे से जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल बनाता है रिफ्लेक्टेड एंगल से भी, ठीक है। ये भी हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें भी यही होता है कि अगर कोई रे आती है और ये पोल पे टकराती है, तो टकराने के बाद ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये रूल थे इमेज फॉर्म करने के, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी कि स्फेरिकल मिरर द्वारा किस तरीके से इमेज फॉर्म की जाती है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। आज के लेक्चर में आपने जितना पढ़ा उसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाउट ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। उस डाउट का आंसर हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए हम सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू।